Hello students, welcome once again. Now we are going to do the T-shape account questions. कल हमने इसके बारे में अच्छे से समझा था, तो अब हम इसको फटाफट T-shape account questions को क्या कर देंगे, T-shape account के क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आज ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 8th क्वेश्चन इन योर बुक। एंड मैट्रिक बुक तो वही है, बुक तो वही है, TS के वाली है। और 7 तक हम पूरा कर चुके थे, तो अब हम 8th क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे T-shape अकाउंट। तो T-shape अकाउंट, कल मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था T-shape अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो T-shape अकाउंट कैसे बनता है, हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाना सीखते हैं। बिल्कुल टी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम T-shape अकाउंट बोलते हैं, राइट। अब देखना, now what he says, simplest question of the chapter. Open a T-shape account for machinery and put the following transaction on the proper side. Open a T-shape account for the machinery, तो इसका मतलब वो मशीनरी अकाउंट बनाने को बोल रहा है। तो ओके, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले हम चीज़ें सोचते हैं, जो हमने सोचा था कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करने से पहले सोचना है। मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले मैं सोचूंगी ये मेरे 5 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है। येस, इट इज़ एन एसेट अकाउंट, ठीक है। मैंने ये सोच लिया। ओहो, फॉर्मेट पे हमने डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा, अब लिख देते हैं। तो 5 में से ये एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट में हमेशा वो रूल चलता है, ऑल द इंक्रीज, जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट में, और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीज़ रुपीज़, और यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज़, एंड यहाँ लिख दिया रुपीज़। बस अब मुझे कुछ नहीं देखना, अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कब मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है और कब मशीनरी डिक्रीज़ हो रही है। बाकी कुछ नहीं सोचना कैश के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, बट आपको बस यही सोचना है मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उसी के हिसाब से हम इसको लिख देंगे। देखो, माई फर्स्ट थिंग सेज मशीनरी परचेज। देखो, मशीनरी परचेज किया है, तो मेरे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मशीनरी और कैश, ठीक है। सब मशीनरी परचेज किया है, क्या मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है? नहीं, इंक्रीज़ हो रही है, हम सबको पता है इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ वाली साइड जाएगी और 40,000 रुपीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ वाली साइड पे क्या लिखूँगी, 40,000 रुपीज़। लेकिन मशीनरी परचेज हुई, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, जो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, मशीनरी आएगी और कैश जाएगी। मशीनरी तो बन ही रहा है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी जो इफेक्ट होगी, वो है कैश। ये चीज़ समझ में आ गई। देन माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज मशीनरी सोल्ड दैट इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। मशीनरी सेल की है, तो मशीनरी डिक्रीज़ होगी, तो 10,000 रुपीज़ मैंने डिक्रीज़ की कॉलम में लिख दिया। मशीनरी बेची, कैश आया, जो दूसरी चीज़ इफेक्ट हुई वो कैश थी। मशीनरी तो बन ही रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश। देखो, हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख सकती हूँ, ये सेकंड ट्रांजेक्शन था मैं यहाँ पे सेकंड लिख सकती हूँ। तो मुझे इजी रहेगा, अगर मुझे बाद में भी देखना होगा इसको, इवन आपके जो टीचर चेक करेंगे उनको भी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, कि कौन से ट्रांजेक्शन का इन्होंने कैसे ट्रीट कर रखा है, क्योंकि दोनों तरफ देखो कैश आ गया ना, तो एक टीचर को बहुत ईजी रहता है इस चीज़ को करने में। देन थर्ड ही सेज मशीनरी परचेज, फिर से मशीनरी परचेज की है उसने, कितने की परचेज़ किया, 8,000 की, ठीक है। और फिर मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीनरी परचेज 8,000, फिर से परचेज कर ली 8,000, इंक्रीज़ हो गया, और कैश में ही परचेज़ की है, तो मैंने लिख दिया कैश, और दैट इज़ 8,000, राइट। अगला मशीनरी डिस्कार्डेड है, मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000 रुपीज़। डिस्कार्डेड मीन्स होता है डिस्ट्रॉय होना। कई ऐसी मशीनरी हो जाती हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बिल्कुल ख़राब, मतलब काम करने के लिए नहीं लायक रहती, वो उससे हम काम नहीं कर सकते उस मशीनरी से, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर हम उस चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे मशीनरी को भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मशीनरी डिस्कार्ड हो गई, तो इसका मतलब मशीनरी यूज़ करने के लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज़ हो गए, तो डिक्रीज़ के उसमें आएगा। तो मशीनरी डिक्रीज़ होगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मशीनरी डिस्कार्डेड, ठीक है। कितने की डिस्कार्ड हुई, दैट इज़ ऑफ 14,000। फिर वो वही बोलते हैं कि मशीन डिस्कार्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000, और मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू में जो फॉल होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मशीनरी की वैल्यू में फॉल हुआ, डिक्रीज़ हो गई, तो मेरा डेप्रिसिएशन किधर आने वाला है, इस साइड आने वाला है। तो आई साइड राइट द डेप्रिसिएशन, आप पूरा भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है, दैट इज़ 1,000,
राइट। और यहाँ पे मेरी सारी ख़त्म हो गई ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम बैलेंस चेक करते हैं। पर सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, टोटल चेक करते हैं। ये 48,000 टोटल है। हमेशा ध्यान रखो, एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है आपको पता होना चाहिए, हर एक एसेट का डेबिट बैलेंस ही होता है, मतलब हमेशा उसका डेबिट ही ज़्यादा निकलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये 40 + 8 48,000, और यहाँ पर कितना है 14 + 10 24 25,000। तो यहाँ पर कमी है ना, तो बैलेंस भी हम यहीं पर ही लिखेंगे। बैलेंस 48 - 25, 48 - 25 दैट इज़ 23,000, ठीक है। तो 23,000 का बैलेंस रहेगा यहाँ पे। तो मैंने 23,000 यहाँ पर लिख दिया। और अब मैंने क्या करना है, ध्यान रखना है दोनों बिल्कुल इक्वल पे होने चाहिए। तो 48,000 और यहाँ पर 48,000 इक्वल पे हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करने के लिए हमेशा 2 लाइंस ज़रूर लगाते हैं, तभी अकाउंट क्लोज होता है। और यहाँ पर मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। ध्यान रखेंगे आपने स्केल यूज़ करना है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही रफली कर रही हूँ। बस हमारा एक अकाउंट क्लोज, ठीक है। अभी ये क्या है, 8th क्वेश्चन था DS अग्रवाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक खोलेंगे, क्योंकि हम दोनों मिलके इस क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट इज़ कैश अकाउंट। आई हैव टू मेक अ कैश अकाउंट, राइट। फिर से हम टी शेप करेंगे। सबको अब फॉर्मेट लर्न हो गया होगा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेबिट, और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, राइट। अब कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट है। एसेट में हमेशा इंक्रीज़ होता है ना डेबिट साइड, तो इंक्रीज़ ये हो गया अमाउंट, यहाँ पर डिक्रीज़, और यहाँ पे हो गया अमाउंट। जब भी कैश इंक्रीज़ होगा तो इस साइड, डिक्रीज़ होगा तो इस साइड होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज, थिंक दिख रहा होगा आपको, दैट विल बी ओके। यस, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दैट इज़ 40,000। तो बिजनेस में कैश आया, ठीक है ना। तो आया तो इंक्रीज़ हो, तो 40,000 में डेबिट साइड पे लिखूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 40,000, यहाँ पर लिख दिया 40,000, ठीक है। अच्छा, कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, सबको पता है, कैश और कैपिटल। कैश अकाउंट तो बन ही रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कैपिटल। जो ये पैसा आया किससे आया है, कैपिटल से आया, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट वो कहता है दैट इज़ परचेज गुड्स 20,000। गुड्स खरीदें, आपके पास से कैश चला गया, डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी परचेज गुड्स दैट इज़ 20,000। क्या, क्यों गया, किसकी वजह से गया, परचेजेस की वजह से गया। तो ये परचेजेस सेकेंड। नेक्स्ट ही सेज सोल्ड गुड्स दैट इज़ ऑफ 24,000। गुड्स सेल की तो पैसा आया 24,000, तो 24,000 यहाँ लिखेंगे हम। और किस वजह से आया, सेल से आया है, तो सेल ऑफ गुड्स लिखते हैं। नेक्स्ट ही सेज पेड रेंट, राइट। ही सेज पेड रेंट, कितना रेंट पे किया है, दैट इज़ 400 रुपीज़। रेंट पे किया है तो कैश चला गया, तो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड 400 रुपीज़। क्या है ये, रेंट है, रेंट की वजह से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से पेड सैलरीज 600 रुपीज़, डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे किस वजह से हुआ, सैलरीज की वजह से हुआ। कितना हुआ, 600 रुपीज़, तो ये हो गया 600 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट लास्ट इज ए ड्यू फॉर पर्सनल यूज़ दैट इज़ 1,000। 1,000 रुपये उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो इससे मेरा कैश क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा तो मैं यहाँ लिख दूँगी पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। दैट इज़ 1,000 रुपीज़ होती है। 1 मिनट, आई हैव टू फाइंड आउट। Just missing. Yes, it is. Yes, 1,000. Yeah, I was little bit of dilemma कि कितना था, 1,000, राइट। अब मैंने आपको क्या कहा, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो मुझे ये पता है, ये पक्का इसका ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो मैं क्या कर दूँगी, इसको लिख दूँगी, थोड़ी सी जगह छोड़ूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी 64,000, राइट। अब इतना 20,000, 21 और 23,000, ठीक है। तो 23,000 तो यहाँ बैलेंस आएगा, तो यहाँ लिखते हैं मैंने बैलेंस। तो 23,000 हम यहीं पे करके देख लेंगे रफ में, 3 1
23,000 दैट इज़ 41,000। तो 41,000 क्या हो गया मेरा बैलेंस हो गया। इसी के बिल्कुल देखना है ध्यान से, 0 0 0 1 2 एंड 4 2 6, देयर इज सम मिस्टेक। तो यहाँ पे 2000 या 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 464,000। नाउ इट इज़ करेक्ट। ये 43,000 आना चाहिए था, ठीक है। एंड अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, कैश अकाउंट भी क्लियर है, दैट इज़ 42,000। वन थिंग आई हैव तो यहाँ पे 42 आना चाहिए, तो माइनस करना इज़ वेरी टफ, सो सॉरी, दैट इज़ 42,000 नाउ इक्वल, क्योंकि 6 4 10 2 3 एंड 4 4 और 2 6 64,000, राइट। समटाइम मिस्टेक्स हैपन, सो वी हैव क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, वी हैव टू मेक आर क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का नाम क्या है, राकेश, ठीक है। क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब फटाफट इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम ट्राइंग कि आपको बुक भी दिख जाए और क्वेश्चन भी दिख जाए। दैट क्वेश्चन नंबर 10, तो आई एम मेकिंग क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर कौन है, राकेश, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राकेश। राकेश कौन है, मेरा क्रेडिटर है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मैं भूलूँ नहीं कि ये मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। और उसके बाद फटाफट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, राइट। यहाँ तक हम सबको पता है। अब जल्दी फटाफट याद करेंगे कि हमने क्या रूल पढ़ा था। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में रूल उल्टा चलता है, इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट यहाँ पर इंक्रीज़ आता है, ठीक है। धीरे धीरे आप अकाउंट बनाते रहेंगे ना, आपको चीज़ लर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़, ठीक है। जब मेरे क्रेडिटर इंक्रीज़ होंगे तो मैं यहाँ लिखूँगी, डिक्रीज़ होंगे तो मैं यहाँ लिखूँगी, ठीक है। अब देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज की है और वो भी क्रेडिट पे, तो फिर आपके क्रेडिटर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। कितने से, 50,000 से। इंक्रीज़ है तो मुझे यहाँ लिखना है तो 50,000। और किस वजह से हुआ, परचेज़ की वजह से, आपने परचेज़ किया इस वजह से। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, परचेज़। सेकेंड, गुड्स रिटर्न, अब आपने राकेश को गुड्स रिटर्न कर दी, तो क्या आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि उतना ही पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, आपने उसको परचेज रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न कितने का, 5,000 का, तो हमारे कम हो जाएंगे, दैट इज़ ऑफ 5,000। और किस वजह से कम हुए, परचेज रिटर्न की वजह से कम होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, पे टू राकेश, राकेश को पे किया है 20,000, राकेश को पे कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया है। तो कितना पेमेंट किया है, राकेश को 20,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20,000। कैश पे किया, क्योंकि तभी तो क्रेडिटर कम हुए, तो कैश की वजह से क्रेडिटर कम हो गए, क्योंकि हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, फिर से हमने उससे उधार पे चीज़ें खरीद ली हैं, तो इसका मतलब क्रेडिट्स बढ़ गए, किस वजह से बढ़े हैं, परचेज की वजह से। तो आई विल राइट हेयर परचेज, परचेज दैट इज़ ऑफ 10,000। हमेशा ध्यान रखो, हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था डेबिट वाला हमेशा ज़्यादा आएगा क्रेडिट से, तो लेकिन लाइबिलिटी का तो उल्टा चलता है, तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ये चीज़ आपके हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है। नहीं तो आप इसको टोटल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि चीज़ ज़्यादा आएगी, तो मैंने इसको यहीं पे लिख लिया, दैट इज़ 60,000। तो ये क्या है, 25,000 है, तो ये कितना का कम है, 35,000 का। तो आई विल राइट द बैलेंस हेयर, बैलेंस 35,000, और ये मेरा हो गया 60,000। अकाउंट इज क्लोज। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये राकेश का अकाउंट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द 11th क्वेश्चन ऑफ द बुक। 11th क्वेश्चन इज़ अ डेटर अकाउंट। शुड आई आपको करवाऊँ या आप कर लेंगे? चलिए कर लेते हैं, 3 ही ट्रांजेक्शन्स हैं, 3 ट्रांजेक्शन फटाफट करते हैं, क्योंकि 12 तो मुझे आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट 11th क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट करते हैं। 11th question says I have to make a T-shape account of debtors bridge, जिसका नाम क्या है, bridge है। You can take a click of that question if you do not have book, ठीक है। We are doing 11th question. 11th question says
open a T-shaped account of debtor bridge and write the following transaction on the proper side. I have to make a debtor account. Debtor is our asset. ठीक है, debtor का नाम क्या है? bridge. ठीक है, तो हम bridge का account बनाते हैं, bridge. और यहाँ पर ब्रैकेट में debtor लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे. debtor, right? Make a format. This is my format. debit, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया मैंने, एब्रीविएशन आप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट क्या बोलता है हमारा? सोल्ड, फर्स्ट सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000. हमने 25,000 की उसको बेची. जब हम इसको बेचते हैं तो फिर क्रेडिट सेल किया तो हमारे डेटर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं. तो 25,000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस वजह से? सेल की वजह से. ठीक है, अब ओहो ये चीज़ नहीं समझाई मैंने आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा, आपने कर ही लिया हुआ. डेटर हमारी एसेट होती है तो हमेशा इंक्रीज़ इधर होता है और डिक्रीज़ इधर होता है. अब चलिए मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कराती हूँ. ठीक है, शॉर्ट में सुनिए, जो भी एसेट है और एक्सपेंसेस है, मैंने आपको वॉबल्स वाली ट्रिक कराई थी ना, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीज़ यहाँ और डिक्रीज़ यहाँ. बाकी लाइबिलिटी हो, एक्सपेंसेस हो या फिर आपके कैपिटल हो तो उल्टा चलेगा, यहाँ पर इंक्रीज़ आएगा, यहाँ डिक्रीज़ आएगा. अब क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, अब आप इस चीज़ को नहीं बोलेंगे. वैसे तो हम इसको समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, बट फिर भी कई बार होता है कि हमें जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है तो हम ये चीज़ दिमाग में रखते हैं. तो मुझे पता है मेरी एसेट है तो नेचुरली इंक्रीज़ यहाँ आएगा और डिक्रीज़ यहाँ आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं. उसने कहा था सेल किया है हमने ब्रिज को 25,000 से. सेल किया है ब्रिज को 25,000, इंक्रीज हुए, तो आई विल राइट हेयर फर्स्ट सेल, हाउ मच अमाउंट, दैट इज 25,000. तो 25,000, राइट. माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500. ठीक है, हमने उसे कैश 10,000 रिसीव किया और 500 रुपये डिस्काउंट दिया. अब देखो दोनों चीज़ें करते हैं. सेकंड में वो कह रहे हैं कि हमने कैश रिसीव किया, तो अगर हमने कैश रिसीव किया है तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. किससे? क्योंकि हमने कैश रिसीव कर लिया है. अच्छा, जब आप उसको डिस्काउंट देंगे, डेटर को अपने डिस्काउंट देंगे, तो वो भी आपके डेटर को कम ही करेगा, क्योंकि उसको उतने ही पैसे क्या करने हैं? आपको कम देने हैं, या आपके डेटर उतने ही पैसे से क्या हो जाते हैं? डिक्रीज़ हो जाते हैं, जब डेटर्स को हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं. तो उसने कहा कि कैश दिया है 10,000 एंड डिस्काउंट जो है वो 500, राइट, 500. नेक्स्ट ही इज सेइंग गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज. अब ब्रिज ने क्या कर दिया है? गुड्स रिटर्न कर दी हैं 5,000 की. ब्रिज ने रिटर्न कर दी हैं, हमने उसको सेल की होगी तभी तो रिटर्न किया है. इसका मतलब ये क्या है? सेल रिटर्न है. और क्योंकि उसने सेल रिटर्न कर दी तो अब उसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे. इसका मतलब हमारे डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज़ हो जाएंगे. तो डिक्रीज़ हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगी किस वजह से डिक्रीज़ हुए? क्योंकि उसने हमें सेल्स रिटर्न कर दी है. और सेल्स रिटर्न कितने की है उसने? 5,000 की. चलिए अब मुझे बताइए कि बैलेंस हम किस साइड लिखेंगे, मतलब टोटल किसका ज़्यादा आएगा? पहले ये बताइए. ये एक एसेट है तो टोटल हमेशा डेबिट में ज़्यादा आएगा, ऑलवेज. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट ज़्यादा आता है और ये कम आएगा. ये कम आएगा तो मैं बैलेंस यहाँ पे लिख सकती हूँ. अगर मुझे नहीं भी कोई बताए तो भी मुझे पता है कि बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसका हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा ही आएगा एसेट का, राइट. तो मैं यहाँ पे बैलेंस लिख के 25,000 यहाँ लिख दूँगी. अकाउंट्स क्लोज. बैलेंस कितना आया देखो? 15,500. तो 15,500 हम लेस करेंगे 15, तो हो जाएगा आपका 15, तो सॉरी यहाँ पे 14,509 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 9,500. तो माई बैलेंस विल बी 9,500. तो मैं इसको इक्वल करके काम खत्म. 25,000 अकाउंट इज क्लोज्ड एंड इट इज क्लोज्ड, राइट. सिंपल, राइट. तो अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें आप बहुत इजी कर सकते हैं. ध्यान रखेंगे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराती हूँ, लेकिन आप इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे ज़रूर. ठीक है, इसके बाद तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. इलस्ट्रेशन भी सेम ऐसी ही होती हैं जैसे ये क्वेश्चन हैं, बस थोड़े से अमाउंट डिफरेंट होंगे, चीज़ें डिफरेंट होंगी. आप उसको अच्छे से करेंगे तो आपको ये चीज़ पक्की अच्छी तरह से याद हो जाएगी कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है. चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंट साइड करते हैं. अब हम सॉरी अब हम क्या करेंगे? 3 अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे. ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझना. ही सेज पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट,
डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब आपको 3 अकाउंट इकट्ठे बना के चलने हैं, और ध्यान रखना वो 3 अकाउंट क्यों कह रहा है, क्योंकि कई ऐसी ट्रांजैक्शन होंगे जो आपकी 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट डालेंगे, तो उस टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे तो बस इसके बाद ख़त्म, इसके बाद आपको सब कुछ आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे वो गोयल की बुक से आए, शर्मा सर की बुक से आए, चाहे ग्रेवाल से आए, तो आप ईजिली इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 वी आर डूइंग, ठीक है। अब उसने हमें 3 अकाउंट बनाने को कहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ, तीनों अकाउंट ही इकट्ठे बनाती हूँ ताकि फटाफट मैं ट्रांजेक्शन्स को उसमें मूव कर सकूँगी। यस, फर्स्ट ही इज सेइंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, राइट। आई एम मेकिंग दिस कैश अकाउंट। कैश अकाउंट वी नो दैट डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए बताइए, कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, और एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज इधर होता है और डिक्रीज इधर होता है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट इज माय डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। ओके, डेटर अकाउंट, डेटर कौन है हमारा, अभी उसने बताया ही नहीं कुछ भी होता। हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा डेटर कौन है। कौन होगा, जिसको हम क्रेडिट सेल करेंगे वही हमारा डेटर होगा, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आई डोंट हैव टू टेक टेंशन फॉर दैट। सेम ऐसे ही यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। और एसेट है, एसेट को मैंने आपको बता रखा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट ही इज सेइंग यू हैव टू मेक क्रेडिटर अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, दैट इज़ माई क्रेडिटर अकाउंट, पर द नेम ऑफ क्रेडिटर इज़ नॉट गिवन, डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि वो तो हमें ट्रांजेक्शन से पता चल जाएगा, जिसको हम क्रेडिट परचेज करेंगे वही मेरा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्लियर। डेबिट क्रेडिट, लेकिन ध्यान रखो अब रूल चेंज हो जाएगा, एक तो लाइबिलिटी में, एक रेवेन्यू में, और कैपिटल में क्या होता है हमेशा चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पर आएगा डिक्रीज और यहाँ आएगा इंक्रीज, तो यहाँ आएगा डिक्रीज और यहाँ आएगा इंक्रीज, राइट, दैट थिंग। अब हमने तीनों क्या कर लिए, बना लिए अकाउंट। नेक्स्ट अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। 1 मिनट आई हैव टू। Now we are taking the first transaction. First transaction says sold goods to संजय on credit. देखो सिंपल, क्रेडिट सेल हो रही है संजय को, तो संजय हमारा क्या होगा, डेटर होगा। यहाँ से मुझे पता चल गया कि संजय डेटर है, जिसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं कितने की, 50,000 की, ठीक है। तो संजय डेटर है, तो मैं यहाँ पर संजय लिख देती हूँ, और हमने इसको क्रेडिट सेल किया है, तो इससे मेरा क्या होगा, डेटर्स इंक्रीज होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेल, डेटर्स इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल, और कितना अमाउंट था, 50,000 था। क्या इससे मेरे कैश अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं, क्योंकि कैश आया भी नहीं गया भी नहीं। क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ा, नहीं, क्रेडिटर पे तो तभी इफेक्ट पड़ेगा जब परचेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज इज सोल्ड गुड्स टू मोहन, ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब ध्यान रखना, अब हमने कैश में सेल किया है, तो क्या मेरे डेटर्स बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। क्रेडिटर तो वैसे नहीं बढ़ सकते, वो तो क्रेडिट परचेज में बढ़ते हैं, यहाँ तो सेल हो रही है, तो हमने कैश में सेल किया है, किसको, मोहन को किया है, ठीक है। तो कैश सेल हुआ है, और कितने का, 20,000, तो किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, कैश पे इफेक्ट पड़ना है। सेल से इंक्रीज होता है, तो 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज़ माई सेकेंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने उसे उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, क्रेडिट परचेज में हमारे क्रेडिटर बढ़ते हैं कितने, 25,000 के, तो इसका मतलब राम क्या है, मेरा क्रेडिटर है, तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर के आगे राम लिख देती हूँ, और हमने उससे परचेज किया है, तो नेचुरली वो इंक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी परचेज। कितने का परचेज किया था हमने, 25,000 का, ठीक है। ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन थी, थर्ड, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम संजय 19,000। देखो मेरे को कैश रिसीव्ड हुआ है संजय से 19,000, तो इसका मतलब जो मेरे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे वो होगा कैश और संजय, ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है और वो भी संजय से, ठीक है, और दोनों के अकाउंट में बना रही हूँ, किसके, कैश के भी और संजय के भी।
तो सबसे पहले कैश रिसीव हुआ है तो मेरे कैश क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और किससे हुआ है रिसीव, संडे से हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संडे। ये मेरी 4th ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ संडे। संडे से कैश रिसीव हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर संडे क्या होगा, हमारे डेटर कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि हमने उनको कैश दे दिया है। मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगी माई 4th ट्रांजैक्शन इज़ कैश। समझ आया कि कैश में लिखूँगी संडे और संडे में लिखूँगी कैश, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अकाउंट को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। और कितना कैश दिया है, दैट इज़ 19,000। तो हमें 19,000 रिसीव हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद 19,000 रिसीव हुआ है और सेम मैं वहाँ पर भी 19,000 लिख लूँगी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं गुड्स रिटर्न बाय संडे, दैट इज़ ऑफ 2,000। तो गुड्स रिटर्न कर दी है संडे ने, 2,000 की रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय संडे, संडे कौन है, ये। अब इसने हमें गुड्स रिटर्न कर ली 2,000 की, तो इससे क्या हो गया, कैश का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना इसका, तो उसने हमें गुड्स रिटर्न किए जिससे ये डिक्रीज़ हो गए, है ना। तो किस लिए, क्योंकि उसने सेल रिटर्न की, हमने इसको सेल किया होगा तभी तो रिटर्न किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सेल रिटर्न, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गए हैं ये। और कितने की उसने, 2,000 की, तो आई विल राइट 2,000, ठीक है। अब नेक्स्ट फटाफट करते हैं, बहुत ईजी है, दैट इज़ पेड रेंट। पेड रेंट हुआ है कितना, 500 का। तो रेंट पे किया है तो हमारा कैश चला गया है, तो डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी रेंट पेड। ये मेरी 7 ट्रांजेक्शन थी, कितने का रेंट है, 2,000 रुपीज़ का। तो आई राइट हेयर 2,000 रुपीज़। देन माई लास्ट ट्रांजेक्शन सेज कैश पेड टू राम 15,000। राम को पे हमने किया है 15,000, नेचुरली पे करना था क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। तो जब हम पे करेंगे तो हमारे क्रेडिटर डिक्रीज़ होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैश पे किया है जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो गए। कितना कैश पे किया है हमने, 15,000। अब देखो कैश पे किया है तो इसका मतलब कैश पे भी इफेक्ट आएगा और कैश हमारे डिक्रीज़ होगा। किससे डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया है, डिक्रीज़ होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि क्यों हुआ डिक्रीज़, क्योंकि हमने क्या किया, राम को पेमेंट किया। तो मैं यहाँ पे राम का नाम लिख देती हूँ और यहाँ पर 15,000 लिख देती हूँ। देखो हमेशा एक चीज़ आपने नोट की कि जब भी हमने ये वाली ट्रांजेक्शन की थी तो ये डेबिट साइड में था संडे, और यहाँ पर ये क्या हुआ, क्रेडिट साइड में आया है ना 19,000। और जब हम इसका भी कर रहे हैं तो एक चीज़ डेबिट में आती है तो एक चीज़ क्रेडिट में आती है, हमेशा उल्टे में ही जाती है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि भी राइट वे। तो ऐसे करके मैंने इसके बैलेंस भी टोटल कर लिए हैं। 29,000 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 22,000 का बैलेंस, दैट इज़ 39,000। और ऐसे ही हमें पता है क्योंकि डेट हमारी एसेट होती है तो 50,000 यहाँ का बैलेंस, यहाँ का जो टोटल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मेरा 29,000, तो मैंने 50,000 में से 20,000 को माइनस 21,000 को माइनस किया तो मेरा आ गया 29,000, ठीक है। अब हम लास्ट क्रेडिटर्स का अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। वी ऑल नो दैट लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट ज़्यादा, टोटल इसका टोटल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो 25,000 में से 15,000 का जाएगा तो बैलेंस हमारा हो गया 10,000, राइट। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, दैट इज माई 25,000 and this account is also closed and same illustration is also given। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे शायद illustration में, उसमें भी आपको 2-3 अकाउंट इकट्ठे बनाने को बोल रखे हैं, तो you can do that illustration from your book, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा रिविजन हो जाता है, राइट। उसके बाद सिर्फ एक ही अकाउंट में आपको बनाना सिखाऊंगे, दैट इज़ प्रोप्राइटर्स अकाउंट, और दूसरा भी प्रोप्राइटर्स अकाउंट है तो वो ईजिली आप बना लेंगे, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द 13th क्वेश्चन, या फिर मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ में। फ्रॉम द फ्लोइंग आर्टिकल्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये बना ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, राइट। तो आपके सारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपका होमवर्क है सेम, ये भी प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, तो सेम ऐसे आप कॉपी करेंगे और बना लेंगे इसको, ठीक है। तो आई एम डूइंग 13th क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, सॉरी 13 क्वेश्चन सेज सॉरी कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट we all know that capital liability और रेवेन्यू में एक जैसा होता है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू में एक जैसा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ पर डिक्रीज होगा, राइट, ठीक है। तो दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। फटाफट हम इसको फिनिश करते हैं अकाउंट को। फर्स्ट सेज, ठीक है,
1 अप्रैल 2017 कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? कैपिटल तो इंक्रीज हुई, क्योंकि 2 लाख रुपए कैपिटल से उसने स्टार्ट किया है। इंक्रीज हुई तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो आई विल राइट कैपिटल इंक्रीज हुई तो कैपिटल अकाउंट तो बन ही रहा है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होता है? कैश। तो फर्स्ट क्या होगा? कैश। और कितने से हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है? 2 लाख से इंक्रीज हुआ है, राइट। तो आई विल राइट हियर 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें पता है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि कैपिटल को प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा बढ़ाता है, और जो लॉस होता है वो क्या करता है? हमेशा उसको डिक्रीज़ करता है कैपिटल को। तो लॉस ने क्या किया? डिक्रीज़ कर दिया। तो मैं इसको डिक्रीज साइड पे लिखूँगी। किसने डिक्रीज़ किया? लॉस ने डिक्रीज़ किया। कितना? 18,000। तो ये मेरा डिक्रीज साइड था। डिक्रीज साइड पे मैं इसको सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख देती हूँ। दैट इज़ माई नेट लॉस एंड दैट इज़ माई 18,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ये भी हमें पता है, ड्राइंग्स भी हमारे कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। बहुत बार कर चुके हैं हम, लास्ट जितने भी मैं वीडियोस की उस सब में कहीं ना कहीं ड्राइंग्स का मेंशन था। तो यहाँ पे ड्राइंग्स ने डिक्रीज किया, तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिख देते हैं ड्राइंग्स 15,000। तो डिक्रीज तो यहाँ है, तो आई विल राइट हियर ड्राइंग्स एंड दैट इज 15,000, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट। बस अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले तो बताइए कौन सा टोटल ज़्यादा आएगा? क्रेडिट का ज़्यादा आएगा, डेबिट का ज़्यादा आएगा? ये मैं करा चुकी हूँ आपको। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट में टोटल ज़्यादा आएगा, ऑलवेज, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मुझे पता है इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है इसका। तो अच्छा 2 लाख है, दैट इज़ 33,000। तो 2 लाख माइनस 33,000, तो 170 माइनस 3 दैट इज़ 167,000। तो 167,000 हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। दैट इज़ बैलेंस इज 1,67,000, इसी के बिल्कुल इक्वल 2 लाख 8, 8, 16, 4, 20, 2, 3, 4, 6, 4, 10 and that is 2 lakh. Okay, and account is closed. Now this chapter ends here. ठीक है। अब आपका एक सम आपका होमवर्क पे मैंने आपको दिया है, सिर्फ एक ही सम है जो आपको अपने आप करना है, और वो कौन सा है? 14। इसमें आपको सब कुछ आता है। स्टार्टिंग बिजनेस विद पता ही चल गया, वही स्टार्टिंग कैश होगा तो इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। विड्रू फ्रॉम बिजनेस ड्रॉइंग्स है तो डिक्रीज होगी कैपिटल। फर्दर कैपिटल करेंगे, एडिशनल कैपिटल करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी। और ये नया चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। प्रॉफिट का तो पता ही है आपको, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस डिक्रीज करता है। इनकम टैक्स पेड को कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे? देखो, इनकम टैक्स पे किया मतलब अपने कैपिटल में से इनकम टैक्स पे किया। जब भी हमें प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन को तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स क्या होता है? हमारी कैपिटल को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि ये भी एज ए ड्राइंग जैसा ही होता है, क्योंकि तो प्रोप्राइटर की इनकम पे टैक्स लगा है, कोई बिजनेस पे तो टैक्स लगा नहीं। तो प्रोप्राइटर की इनकम पे जो टैक्स लगा है वो प्रोप्राइटर का है, जो प्रोप्राइटर को देना चाहिए, जबकि ये बिजनेस ने दे दिया। तो एज अ ड्राइंग हम इसको मानेंगे और इनकम टैक्स को भी हम क्या करेंगे? डिक्रीज पोर्शन में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपकी नहीं है, जो आपको नहीं पता होगी तो ये इसको आप कैपिटल डिक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ऐसे करके हम बैलेंस निकालेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज जर्नल एंट्री, राइट। दैट इज़ जर्नल एंट्री। और आई होप कि हमारे पास प्रॉपर अब बेस तैयार है, क्योंकि अगर आप पिछली अच्छी तरह से वीडियोस कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो हम ईजिली उस जर्नल को तो बहुत ही ईजिली निकाल देंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।